सब लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू बाबू बबनी, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए लाइव हो गए ना हम लोग। देखते हैं बाबू, अब भारत छोड़ो आंदोलन आप सब लोग को हम पढ़ाए हुए थे। अभी थोड़ा सा हम भारत छोड़ो आंदोलन को 70% हिस्सा भारत छोड़ो आंदोलन का बता दिए थे। अब उस भारत छोड़ो आंदोलन में आपसे कुछ सवाल पूछे और फिर अब आपको आगे बताते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई बबुआ? डेट वो तो बता दो। 8 अगस्त 1942 को। लेकिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर। अब हम आपसे पूछते हैं, फटाफट बताइएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? आगा खान पैलेस में। वेरी गुड, आगा खान पैलेस में रखा गया था। ऑपरेशन रूबी काट के तहत महात्मा गांधी की जान लेने की तैयारी कर रहे थे लोग। ऑपरेशन रूबी काट के तहत महात्मा गांधी की जान लेने की तैयारी कर रहे थे। बांकीपुर जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया? बांकीपुर जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। वेरी गुड। हजारीबाग जेल में किसे रखा गया? हजारीबाग जेल में किसे रखा गया? ऊपर करो तो। ऊपर में केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच कम से कम। आप बताइए तो बाबू, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो भागे थे और आजाद दस्ता का गठन किया था, जयप्रकाश नारायण किस दिन भागे थे? किस त्योहार के दिन भाग गए थे? जेल तोड़ के, जेल के दीवालों से कूद के भाग गए थे। दिवाली का दिन था। आप बताइए तो, ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा किसने फहराया? तिरंगा किसने फहराया? रेडियो संचारण किसने किया? नेतृत्व किसने दिया? यही 3 क्वेश्चन आते हैं। नेतृत्व किसने किया? रेडियो संचारण अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ। रेडियो किसने संभाला? उषा मेहता। उषा मेहता। उषा मेहता। नेतृत्व किसने संभाला? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मालवीय। इनको किस चीज की उपाधि दी गई? महामना की। महामना। महामना मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब आगे बढ़ते बाबू लोग। ये उषा मेहता ने रेडियो वगैरह का सब चीज का संचालन कर दिया। यह आंदोलन प्रारंभ से ही नेतृत्व विहीन हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि यह आंदोलन नेतृत्व वाला था या नेतृत्व विहीन था, तो यह नेतृत्व विहीन था। इसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब ने मिलजुल कर भाग लिया और यह समय बहुत जरूरी था, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 के बीच में अंग्रेज इतने बिजी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि वो बेचारे भारत पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। यही रीजन है कि महात्मा गांधी ने यही वाले समय को चुना था। आप अगर गौर कीजिएगा तो महात्मा गांधी हमेशा खतरनाक टाइम को ही क्या करते थे? चुनते थे यहाँ पर। अब ये 1942 था। इस समय वायसराय जो हुआ करता था, भारत का वायसराय का नाम बताएंगे? लिनिथिगो। लिनिथिगो। वायसराय का नाम लिनिथिगो था। और भारत का सेनापति जो था वो वेवेल था। सेनापति वेवेल था। तो लिनिथिगो ने वेवेल से बोला कि हेलीकॉप्टर मंगाओ, जहाज मंगाओ और आंदोलनकारियों को हवाई फायरिंग करो। सोचिए, भारत के आंदोलनकार तिरंगा होगा। तिरंगा गलती लिख दिएगा। तिरंगा, ओ माय गॉड, मात्रा छूट गया। मात्रा ही छूट गया था। चलिए, तिरंगा। लिनिथिगो ने वेवेल से कहा मशीन गन और हेलीकॉप्टर से क्या करने के लिए? गोली चलाने के लिए। मशीन गन और हेलीकॉप्टर से गोली चलाने की बात कर दी गई। तो लिनिथिगो ने कहा कि यदि हम गोली चला देते हैं तो बकलोल ध्यान से देखो। वेवेल ने कहा रे लिनिथिगो, रे बकलोलवा, अगर हम गोली चला देते हैं तो यहां भी 1857 की क्रांति की तरह दोबारा चिंगारी भड़क जाएगी और इंग्लैंड से हम लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड अभी क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा है। वहां क्या है? आगे बढ़े। अच्छा, ती छूट गया है। अरे बाबू, तरंग लिख दिए थे तिरंगा को। ओ माय गॉड यार, ये तो हम लोग हिंदी और गड़बड़ा के लिख देते हैं, सब चीज गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से समझो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। तुम लोग, इतना अच्छा राइटिंग है, फिर गलत हो गया सर। अब देखो, अगर हम बोलेंगे नहीं ना तो सही लिखेंगे। हम एक बार में बोल, या तो हम अच्छा ठीक से बोल सकते हैं या तो ठीक से लिख सकते हैं। तुम दोनों चीज एक साथ नहीं खोज सकते हो। यह सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने केमिस्ट्री में बोला था, किसी गतिशील वस्तु की स्थिति एवं उसके वेग का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। समझा कि नहीं? अब आप लोग नए हैं, यंग हैं, तो आप लोगों को दिमाग एकदम तेज होगा। अब हम लोग देख रहे हो बुढ़ा उड़ा गए आदमी लोग। अब आगे देखते हैं लोग। तो लिनिथिगो ने बताइए, सेनापति का नाम वेवेल। तो लिनिथिगो वायसराय सेनापति वेवेल से कहा था गोली चलवा देने के लिए। आंदोलन जो था ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब इस आंदोलन को ध्यान से समझेंगे। यह आंदोलन जो चालू हो रहा था, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई बाबू? यह आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से क्या हो गया? चालू हो गया। ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से चालू हुआ। 9 अगस्त को नेतृत्व विहीन हो गया। 9 अगस्त को क्या हो गया? नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि सारे नेतृत्व को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया था। यही लोग थोड़ा सा बचे हुए थे। 11 अगस्त 1942 को बिहार में आंदोलन पहुंचा पटना सचिवालय। कहां पहुंचा? पटना सचिवालय। सचिवालय, पटना सचिवालय पहुंचा। जब पटना सचिवालय पहुंचा तो बिहार में भाई आएंगे, तो बिहार में आएंगे उग्र नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार में आंदोलन जो होता है वो हिंसात्मक भी होगा, अहिंसात्मक भी होगा। तो जब पटना सचिवालय में पहुंचे तो पटना का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था आयर्स, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? आयर्स। आयर्स जो था, इसने स्टूडेंट्स को, जो पटना सचिवालय पे जो स्टूडेंट जा रहे थे, उन्हें कहा कि तुम लोग सचिवालय की ओर मत जाओ। स्टूडेंट से कहा कि तुम लोग सचिवालय की ओर मत जाओ। तो स्टूडेंट ने कहा कि तुम हमको कहेगा कि सचिवालय की ओर नहीं जाए,
हमको कहेगा कि तुम सचिवालय क्यों ना जाए, हम सचिवालय पे ही जाएंगे। और ये लोग क्या किया, सचिवालय पे घुस गया, पटना सचिवालय पे क्या कर दिया, घुस गया, और पटना सचिवालय के ऊपर जो ब्रिटेन का झंडा लगा था उसे हटाकर भारत का तिरंगा झंडा लगा दिया। भारत का क्या झंडा लगा दिया, तिरंगा झंडा लगा दिया। भगा यहाँ से, सचिवालय में से भगा। सोचिए, कह रहा था तब कि आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं, और भारत ने, जो बिहार के स्टूडेंट थे, समझ में नहीं आ गया, जो बिहार के स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि सचिवालय जाएंगे, सचिवालय के ऊपर चढ़ेंगे और ब्रिटेन का तिरंगा को नीचे फेंक देंगे और उसके बाद से भारत का तिरंगा झंडा लगा देंगे। जब ये आईएस ने देखा तो स्टूडेंट के ऊपर गोली चला दिया, जिसमें 7 स्टूडेंट शहीद हो गए। कितने स्टूडेंट शहीद हो गए, 7 स्टूडेंट शहीद हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 7 स्टूडेंट शहीद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की इस घटना को, भारत छोड़ो आंदोलन में हुए इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं, सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। बिहारियों को, ऐसे वीर विद्यार्थियों के ऊपर आज भी गर्व है जिन्होंने डीएम के मना करने मात्र से सचिवालय में घुस के उसके ऊपर से झंडा नोच के इंग्लैंड का फेंक दिया, और भारत को उस समय उन्होंने दिखा दिया कि हम जो चाहेंगे वही होगा। यहाँ पर समझ आ रहा कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में हुई घटना ये था। इसी बीच मुंगेर का आप में बहुत लोग होंगे, और मुंगेर वाले भाई शुरू से क्रांतिकारी हैं लोग, बाप रे बाप। आप याद कीजिए, मुंगेर का टाइम था जब मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना डाला था। आप में बहुत आदमी मुंगेर के होंगे। तो मुंगेर से जब ब्रिटेन की सेना आने लगी थी तो मुंगेर वालों ने कहा कि अरे इधर से सेना भेजेगा, इधर से हथियार भेजेगा। मुंगेर वाले ने कहा कि ए भाई की कर छो, कहा कि की कर छो, पटरी फेंक दो। मारा मुंगेर वाला ना, ट्रेन का पटरी नोच के फेंक दिया सब। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल को सबसे ज्यादा नुकसान कहां पहुंचा था, रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान कहां पहुंचा था, मुंगेर में। पटरियां नोच के फेंक दिया सब। अब वहां ट्रेनें नहीं आगे जा रही थी, तो रेलवे को सबसे ज्यादा क्षति कहां हुई थी, मुंगेर में हुई थी। कहां पर, मुंगेर में। कहां हुई थी बाबू, मुंगेर में। सर्वाधिक क्षति मुंगेर में हुई थी। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? सर हम लोग मुंगेर से हैं। अरे एकदम मुंगेर वाले लोग रहो, तुम सब लोग अपना अपना डिटेल जरूर भरना एप्लीकेशन में। कभी कभी आएंगे आप लोग के यहाँ तो जरूर मिलने आएंगे, ठीक है। और अगर हम मिथिला जाएंगे मिलने तो पहले से 2 दिन पहले से खाना छोड़ देंगे, खाना पीना 2 दिन छोड़ देंगे। जब 2 दिन नहीं खाएंगे तब जाके मैथिली लोग पकड़ के जो खाना खिलाएगा तब जाके वो पेट में अटेगा। नहीं तो इसे खाना पीना खैले रहेंगे, मिथिला चल जाएंगे तो फिर अटेगा कहाँ। अरे बाप रे, उन लोग का व्यंजन और पता नहीं क्या डालते हैं लोग ना कि बीमार भी नहीं पड़ता आदमी, स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचता है मैथिली लोगों का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे समझ में आ गया। इसी बीच भारत में तो क्रांतिकारियों की कमी नहीं है, भारत में क्रांतिकारियों की कोई कमी नहीं है। तो महाराष्ट्र और बलिया में, यूपी में एक जगह है बलिया, उसे आज भी बागी बलिया कहा जाता है, यूपी का बलिया। बलिया, यहाँ चीतू पांडे ने बलिया में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बलिया में चीतू पांडे इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र। बलिया 1942 में स्वतंत्र हो गया, कह दिया कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। चीतू पांडे ने क्या कर दिया, बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया। महाराष्ट्र का सतारा ने भी खुद को क्या कर दिया, सतारा ने भी खुद को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहा कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, और कहा कि किसी को है हिम्मत तो आ जाओ। और अंग्रेजों को पूरा गांव के बाहर, पूरे जिले के बाहर भारतीय लोग बंदूक लेकर खड़े हो गए। आओ ससुरे तुमको बताते हैं हम यहाँ पर। सोचिए, देश आजाद हो रहा है 1947 में, बलिया वाले ने खुद को आजाद घोषित कर दिया 1942 में। इसीलिए बलिया वालों को अंग्रेजों ने कहा ये बहुत बड़े बागी लोग हैं, इसे बागी बलिया कहा गया। बलिया को याद कीजिए, इसी बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे, बलिया के ही रहने वाले थे मंगल पांडे। किसी को दिक्कत? सतारा महाराष्ट्र में है। आगे बढ़े तो बताइए, बलिया वालों को बागी बलिया क्यों कहा जाता है? बलिया वालों को बागी बलिया कहना ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है। और सतारा वालों ने भी किया यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं। तो बलिया वालों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये नेतृत्व विहीन हो गया, और धीरे धीरे 1942 से तो ये आंदोलन चालू हुआ। लेकिन आप लोग जो यंग उम्र के बच्चे हैं वो कहते हैं कि गरम दल होना चाहिए, गरम दल होना चाहिए। देखिए, गरम दल और हिंसा की खराबी बहुत देर तक नहीं चल पाता है। 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, 1943 तक शिथिल पड़ने लगा, और 1944 आते आते स्वतः समाप्त हो गया। क्योंकि आंदोलन जो था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आंदोलन जो था वो उग्र ज्यादा देर नहीं चल पाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यह आंदोलन ज्यादा दिन तक उग्र नहीं चल पाया यहाँ पे, और आंदोलन स्वतः ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। महात्मा गांधी जो थे आगा खान पैलेस में भूख हड़ताल पे थे, तो ऑपरेशन रूबी कार्ट के तहत महात्मा गांधी को मारने की प्लानिंग थी, जेल के अंदर ही मारने की प्लानिंग थी। आप में से अब बताइए किसी को भारत छोड़ो आंदोलन में दिक्कत है तो बोलिए। हम बलिया से हैं सर, एकदम बागी बलिया वाले। बलिया के पास एक और जिला है गाजीपुर। बलिया और गाजीपुर, आज भी फौज में यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं। गाजीपुर को तो कहिए मत, गाजीपुर में ऐसा मतलब हर जगह आपको बच्चे मिलेंगे फौज के वहां पे। एनी प्रॉब्लम? लाइव में, क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन में किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन हम आपको समझा दिए। भारत छोड़ो आंदोलन को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत नेतृत्व विहीन कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण की बात करेगा, राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर में रखा, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा। जेल से भाग गए और कहां चले गए? नेपाल आजाद दस्ता का गठन किया, दिवाली के दिन भाग गए। सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी को कहां रखा गया? आगा खान पैलेस में कैद करके रखा गया था। यहाँ पर वो किस पे बैठ गए थे? अनशन पर बैठ गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी को ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत क्या कर दिया गया? मारने की प्लानिंग की गई थी। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? भारत छोड़ो आंदोलन
का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये जो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर ने दिया था। आंदोलन के समय महात्मा गांधी को अमेरिकी पत्रकार सर लुई फिशर थे उस समय। हालांकि महात्मा गांधी के समय सबसे ज्यादा जो देखिए, महात्मा गांधी के दो आंदोलन में अलग अलग पत्रकार पूछता है। एक आंदोलन था महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, उसमें मिलर था। उसमें कौन था? मिलर था। और एक था भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसमें पत्रकार फिशर था। क्या था? फिशर। तो एगो में मिलर, एगो में फिशर, दोनों पूछता है, याद रखिएगा, दोनों पूछता है। रूबिकॉन सर, रूबिकॉट नहीं, रूबिकॉन, हाँ हम रूबिकॉट बोल दिए थे, थोड़ा सुधार लीजिएगा, रूबिकॉन है, रूबिकॉट नहीं, रूबिकॉन है। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्रकार का नाम था फिशर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में उन्होंने किया था, दांडी मार्च को जिसने कवर किया था, उसका नाम था मिलर। तो मिलर और फिशर याद रहेगा। मुंबई नासिक में भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। यहाँ पे 9 अगस्त को महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था यहाँ पर। इसी आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 में क्या हो गया? पटना सचिवालय कांड हो गया। पटना सचिवालय कांड में गोली चला दिया। जिलाधिकारी का नाम क्या था? आयस था, जिसमें कितने विद्यार्थी शहीद हो गए? 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। सचिवालय हत्याकांड हो गया यहाँ पे। रेल की पटरी को उखाड़ने का काम कहां के लोगों ने किया था? मुंगेर के लोगों ने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सारा आंदोलन यहाँ पर बताइए। सतारा में नाना पाटिल ने और बलिया में चीतू पांडे ने क्या कर दिया था? स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया था। इस आंदोलन में हिंदू महासभा ने हिस्सा नहीं लिया था, जबकि इस आंदोलन में सारे लोगों ने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया। कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया। देखिएगा, यह किसी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी जो था भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो देखो बाबू, मुस्लिम लीग जो था इसका तो भाग ना लेना समझ में आता है कि मुस्लिम लीग का तो कहना ही था कि भैया अंग्रेजों हमको बांट दो, अंग्रेजों हमें बांट दो। लेकिन हिंदू महासभा जो भाग नहीं ली, इसी हिंदू महासभा के सदस्य थे नाथूराम गोडसे। हिंदू महासभा ने भी इसमें आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच में संवैधानिक बातचीत के लिए आंदोलन के लिए बनाया था। सेनापति उस समय कौन था? वेवेल थे। जबकि वायसराय कौन थे? लिनिथिगो थे। सब तो पढ़ा दिए थे, लिनिथिगो थे। हवाई जहाज से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लिनिथिगो ने दिया था। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे स्वतः ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? महात्मा गांधी की हत्या तो नाथूराम गोडसे ने किया। अब देखते हैं वेवेल योजना। कौन सा योजना? वेवेल योजना। रेडी हैं आप सब लोग पढ़ने के लिए? वेवेल योजना, वेवेल योजना समझ गए पढ़ने के लिए? चलिए अब हम आपको वेवेल योजना पढ़ाते हैं। बताओ बाबू वेवेल योजना के बारे में। उससे पहले बताओ अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? अगस्त प्रस्ताव कौन लाया? अरे बकलवा बोलो लोग ना, अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? देखो अब सब पन्ना पलट रहा है सब। अगस्त प्रस्ताव देखो देखो कौन लाया, देखो देखो देखो। लिनिथगो। अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह दिया। किस प्रस्ताव के विरोध में क्या दिया? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अब देखते हैं वेवेल योजना को। किसे देखते हैं? वेवेल योजना को। आपको पता है बाबू, लिनिथिगो जो था, लिनिथिगो के बाद इस लिनिथिगो के समय सेनापति का जो नाम था वो था वेवेल। सेनापति का नाम क्या था? वेवेल था। तो लिनिथिगो जब रिटायर हुआ तो भारत का वायसराय कौन बन गया? वेवेल। तो वेवेल के समय भी ये जिम्मेदारी दी गई कि भैया कुछ भी करके प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय शांति रखो। तो वेवेल ने इसी शांति को रखने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसका नाम रखा शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन बुलाया 1945 में। शिमला सम्मेलन कब बुलाया? 1945 में। इसी को आप वेवेल योजना कहिए या शिमला सम्मेलन कहिए। यह हुआ था 1945 में। कब हुआ बाबू? 1945 में। इसमें क्या बात थी तो देखिए ध्यान से। वायसराय जो था, वायसराय कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ वायसराय है, जो काउंसिल है, काउंसिल में टोटल 14 मेंबर है। वायसराय ने कहा कि काउंसिल में टोटल कितने मेंबर है? 14 मेंबर। इसका नाम शिमला सम्मेलन क्यों रखा गया? क्योंकि ये मीटिंग शिमला में बुलाई गई थी। वेवेल योजना क्यों कहा गया? क्योंकि लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। वायसराय बनते लॉर्ड वेवेल ने शिमला में सम्मेलन बुलाया, जिसका नाम रखा शिमला सम्मेलन। नाम क्या रखा? शिमला सम्मेलन। आप लोग मरियल की तरह नहीं रहिए लोग, बताते रहिए लोग शिमला सम्मेलन। पीछे दीवार के पास टहल रहा है लड़का ऑरेंज शर्ट में, ऊंची हो गया है उसको। हाँ खड़ा रहो शांति से। और कौन है सफेद शर्ट बीच में टहल रहा है? जिला अधिकारी आयर्स को बुलाया जाए, विद्यार्थी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। विद्यार्थी लोग समझ में आ गया? शांति से बैठो। चलिए अब ध्यान से देखते हैं काउंसिल में टोटल कितने मेंबर थे? 14 मेंबर थे। तो ये जो वेवेला है, वेवेला
21 प्रतिनिधि थे। हाँ बाबू, इसमें 21 प्रतिनिधि थे, अलग अलग पार्टी बुलाई गए थे। देखिए जो वेवला है ना, वेवला ये कहा कि देखो भैया, ये जो 14 को काउंसिल है, इसमें से 2 गो रहेंगे ब्रिटिश और 12 गो रहेंगे इंडियन। सोचिए भारतीयों को कितना दे दिया पद, 12 को पद दे दिया। और इसमें से 2 गो कौन रखा, तो कहा कि वायसराय, वायसराय, वायसराय एंड सेनापति, सेनापति ये क्या रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। क्या रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। बाकी का बाकी पद भारतीयों के पास रहेगा। तो और भारतीयों के पास कितने रहेंगे, 12 पद। तो 6 पद जो रहेंगे वो हिंदू लेंगे और 6 पद जो रहेगा वो मुस्लिम लेगा। 6 पद हिंदू और 6 पद मुस्लिम लेंगे। टोटल इंडियन के पास कितना पद हो जाएगा, 12 पद हो जाएंगे। तो सोचिए 14 मेंबर में 12 मेंबर जो रहेंगे वो भारतीय रहेंगे, 14 मेंबर में 12 मेंबर जो रहेंगे वो भारतीय रहेंगे। तो वेवला ने ना बहुत अच्छा दिमाग लगाया था। वेवला जो था ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया था। लेकिन गांधी जी ना वेवला के बुलाने के बाद भी नहीं गए। गांधी जी शिमला में गए लेकिन वेवला के मीटिंग में नहीं गए। सोचिए गांधी जी शिमला में गए लेकिन वेवला के मीटिंग में नहीं गए। गांधी जी शिमला में गए लेकिन वेवला के मीटिंग में नहीं गए। सर हम नाबालिग हैं, जेल जा चुके हैं, हमें जॉब लेने में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सजा काट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। और नाबालिग में कौन कांड कर दिया था कि तू जेल चल गया, ये नाबालिग है, जेल का सजा काट चुका है। सर हम सागर सिंह, सर हम नाबालिग हैं, जेल जा चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, प्लीज हेल्प। एकदम मिलेगा। यही सब विद्यार्थी यही पे करता है सब हमारे पास। देखना ना जितना एकदम उटपटांग रहेगा सब एकदम खतरनाक, यही सब एकदम जिसका कोई उपाय नहीं है। रांची उची से भी देखिएगा ना रिफर करेगा हमारे पास। पहले लोग को गांव से रिफर करता था रांची में, अब रांची में बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा ना, डॉक्टर सब रिक्वेस्ट लिखेगा, रिक्वेस्ट टू केजीएस टीम प्लीज इन्फॉर्म खान सर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू अ वेरी स्कॉलर पर्सन। अब रांची के बाद आएगा सब यहाँ पे। आगे बढ़े। अब ये बताओ क्या गांधी जी, क्या गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लिए, नहीं लिए। वो शिमला में गए लेकिन भाग लेने नहीं गए, शिमला में गए लेकिन भाग लेने नहीं गए। महात्मा गांधी ने कहा कि इसको बात मत मानना, वेवला को, वेवला का बात मत मानना। ये चोट्टा वेवला क्या करेगा, आपको लगेगा कि भैया दुइये को पद ना अंग्रेजों के पास है। अंग्रेजों ने कितना पद रखा था, 2 ही पद रखा था यहाँ पर। तो 2 पद अंग्रेज रखे थे सब। 2 पद में कौन कौन सा 2 पद था, एक था आपका वायसराय, वायसराय, और दूसरा क्या था, सेनापति, सेनापति। यही 2 पद था ना, और यही कहा गया कि ये कौन रखेगा, अंग्रेज रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा हमसे पूछो, हम वकील है। अभी 12 जना जो है ना, 14 में 12 जना इंडियन लोग, ये कोनो प्रस्ताव पारित करेंगे ना तो वायसराय वीटो कर देगा। यानी अब 12 लोग का कोई वैल्यू नहीं है, प्रस्ताव वही पारित होगा जो ये करेगा। और दूसरा अगर आप 12 लोग इसका विरोध कीजिएगा ना तो ये अध्यादेश लाके पारित कर लेगा। और सेनापति जो है वो हमेशा वायसराय के कंट्रोल में रहेगा। तो 12 आदमी का झुंझुना लेकर कौन सी कीजिएगा। लेकिन फिर भी 12 आदमी का ले आने से छोटे मोटे और मीडियम लेवल के प्रस्ताव को पारित कराया जा सकता था। अब देखिए इसमें बवाल का कारण क्या था। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उघारे नाचने लगा सम्मेलन में, कहा कि ना हम उघारे नाचेंगे। ये चोट्टा क्या कर रहा है मुस्लिम लीग कि है जो 6 को मुसलमान, सॉरी ये 6 हिंदू आ रहे हैं, हमको इनसे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये 6 मुस्लिम जो हैं, ये 6 मुस्लिम ओनली एंड ओनली मुस्लिम लीग से आने चाहिए। ओनली एंड ओनली किसमें आना चाहिए, मुस्लिम लीग से आना चाहिए, मुस्लिम लीग से आना चाहिए। अब बताइए ये कोई बात है, बताइए। जब ये कह रहा है कि 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, 6 मुस्लिम सदस्य रहेंगे, तो मुस्लिम कहीं से आ सकते हैं। वो मुस्लिम चाहे तो कांग्रेस से आ सकते हैं, वो मुस्लिम चाहे तो मुस्लिम लीग से भी आ सकते हैं। लेकिन जिन्ना कह रहा कि नहीं, मुसलमान जब भी आएगा तो मुस्लिम लीग से आएगा यहाँ पे। जबकि इस समय कांग्रेस का नेतृत्व तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। तो इस समय कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में था, कांग्रेस, कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। अब मुस्लिम लीग किसके हाथ में था, जिन्ना के हाथ में था। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो था वो जिन्ना के हाथ में था, जिन्ना के हाथ में। मुस्लिम लीग किसके हाथ में था, जिन्ना के हाथ में था यहाँ पे। अब आप बताओ मौलाना अबुल कलाम आजाद का कहना क्या गलत था। ये कहे थे कि देखो हम भी तो मुसलमान हैं और हम मुसलमान कांग्रेस से चुन के आए हैं। जिन्ना का कहना था नहीं, मुसलमान जब भी आएगा तो मुस्लिम लीग से आएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहे कि इस तरह से तो बहुत ज्यादा बकलोल लोग आ जाएंगे, 6 का 6 बकलोल आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग में कोई बहुत बड़ा समझदार इंसान तो था नहीं। अब जिन्ना का आगे नहीं, मुसलमान जब भी आएंगे। बताइए जिन्ना क्या चाहता था, जिन्ना बस ये चाहता था कि मुसलमान बस उसके पीछे पड़ जाए, मुसलमान जिन्ना के फेवर में हो जाए। लेकिन मुसलमानों ने पूरी तरह जिन्ना का साथ नहीं दिया, और जिन्ना का साथ नहीं दिया ये बहुत अच्छा था। वरना अगर जिन्ना अपने कामयाब हो जाता तो यहाँ के जितने मुस्लिम थे बहुत बड़े बड़े बढ़िया, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम, अजीम प्रेम जी जैसे लोग भारत से शायद न मिल पाते, भारत जैसे देश को। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के बातों का काट कांग्रेस के पास क्या था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब वो मुस्लिम मुस्लिम बात बोलता था ना, मुस्लिम मुस्लिम, तो बात कौन करते थे जाके, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आई एम हियर लाहौल बला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। क्या आप फरमा रहे हैं जिन्ना, ये चीजें तो सरासर नाफरमानी है, हराम है ये चीजें। तो दोनों जो लोग मौलाना मौलाना टाइप का एक जगह हो जाते थे तो बतिया काटने में इजी हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे कोई पंडित जी बात बोले ना तो बनारस का पंडित लेते आइए, तो देखिए बनारस के पंडित जी का बात पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वैल्यू दमदार माना जाता है उन लोग को। उसी तरह कांग्रेस इतना समझदार थी ना कि जब मुस्लिम लीग जिन्ना को लेकर आती थी ना तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को लेकर पहुंच जाते थे। और जिन्ना क्लीन सेव रखता था, दाढ़ी उड़ी नहीं रखता था। अब मौलाना अबुल कलाम थोड़ा दाढ़ी भी रखते थे, टोपी भी रखते थे सर पे, और मौलाना भी थे यहाँ पर, तो इनकी बात ज्यादा माना जाता था। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने सही बात बोला या गलत बोला। मुस्लिम लीग से ही क्यों जाएगा 6 मुस्लिम, मुस्लिम जो अगर 6 जाना है तो कहीं से भी जा सकता है।
गलत था ना जिन्ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। सर अगर कोई क्या कर रहा है, सर अगर कोई मारपीट का झूठा केस लगा दे तो क्या? देखो बाबू, केस कर देने से, जेल जाने से, एफआईआर होने से आपकी नौकरी में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर ये बात आप फॉर्म भरते समय छुपा लेंगे तो आपकी नौकरी नहीं होने देंगे लोग। वहां आपको डिक्लेरेशन पूछता है क्या आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है, अगर आप वहां छुपा लेंगे तो प्रॉब्लम है। जेल जाने से, एफआईआर होने से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। समझा कि नहीं आ गया? आप लोग अपराध, ओरिजिनल अपराध थोड़ी किए होंगे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। जिन्ना, जितने भारत के मुस्लिम हैं वो सब लोगों को, जितने मुस्लिम हैं उन सब लोगों को मौलाना अबुल कलाम आजाद का थैंक्स कहना चाहिए कि इन्होंने ही रोका था। वरना जो भी मुसलमान आज भारत में हैं, अगर वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए रहते तो आज वो अपनी हालत सोच लीजिए, क्या दुर्दशा में वो जिंदा रह रहे होते। आटा के लिए लाइन में लगे रहते, जाहिलियत की हद हो गई रहती, केवल एक दूसरे के प्रति नफरत सीख जाते। देखिए आप दो चीजों को गौर से देखिएगा, दुनिया में शराब हर देशों में, लगभग कई देशों में पिया जाता है, लेकिन शराब को बदनाम हम लोग हिंदुस्तान वालों ने कर दिया। इंडिया में देखिए ना, शराब को ना पी के गरियाने लगेगा सब यहाँ पे। अमेरिका में भी शराब पीता है, शराब पी के सब और बढ़िया काम करता है उधर पी के। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया गया, बदनाम किया गया। उसी तरह से इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जाएंगे तो ज्यादातर धर्म ईसाई के बाद मुस्लिम मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम धर्म को बदनाम अगर कहीं से किया गया तो यही पाकिस्तान तालिबान वालों ने किया। यहाँ पे पाकिस्तान, तालिबान, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, पूरे यही तीन को तो है। सीरिया में तो खैर युद्ध हो गया, वो कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब कहीं बम फाड़ दिया, यही कर दिया। सीरिया में तो गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन और अफगानिस्तान में भी क्या है, तालिबान का गृह युद्ध है। लेकिन इस्लाम को अगर बदनाम अगर किसी ने किया तो पाकिस्तान ने किया, हर हाल में पाकिस्तान ने। और वो आज भी चाहता है कि भारत में रह रहे मुसलमानों को, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य रहता है कि भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं, 22-24 करोड़ जो मुस्लिम रह रहे हैं भारत में, 20 यहाँ पर 18 पर 20 करोड़ मान के, 20 से 22 करोड़ इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं, तो पाकिस्तान का चाहना यह है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि इंडिया में रह रहे हैं इन लोगों को दिक्कत होने लगे, और इन लोगों को दिक्कत होने लगे तो हम मसीहा बन के आएंगे। इसलिए पाकिस्तान क्या करता है, आतंकवादियों को भेजता है, इसे भेजता है, आतंकवादी को भेजता है। और गौर कीजिएगा कि इन लोगों को बदनाम कैसे किया जा सके, इंडियन मुसलमानों को जीना हराम कैसे किया जा सके, तो पाकिस्तान आतंकवादियों को कहता है गोली चले ना चले, नमाज पढ़ने वाला टोपी पहन लेना। इसलिए देखिए अगर किसी को लड़ना होता है तो हेलमेट पहन के लड़ेगा, लेकिन ये आतंकवादी टोपी पहन के लड़ते हैं ताकि पाकिस्तान के इशारे पर यहां रह रहे 20 करोड़ लोगों को अशांति महसूस होने लगे। लोगों को कहने लगा यार तुम जिस टोपी को पहन के नमाज पढ़ने जाता है उसी टोपी को पहन के बम मार देता है यहाँ पे। इसलिए आप खुद सोचिए, अगर लड़ाई लड़ना है तो टोपी पहन के आओ ना, हेलमेट पहन के आओ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आओ, तो नमाज पढ़ने वाला कुर्ता पैजामा पहन लेगा और टोपी पहन लेगा। और अगर गोली ही चलाना है तो अल्लाह अकबर करके गोली चलाएगा। तो ये केवल और केवल इनका उद्देश्य यह है कि भारत के लोगों को बदनाम किया जाए। और यहाँ बाकी कम्युनिटी भारत में जो रहती है, हिंदू, सिख, जैन, वो ये लोग की समझदारी है, या ये लोग आपस में हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म इतना मिलजुल के रहते हैं कि इसकी लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ पर कोई विशेष उसका असर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है। तो आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है यह कहना कि भाई तुम आतंकवादी हो तो तुम आ रहे हो तो हमारी जवाब इंडियन आर्मी देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम आतंकवादी हो तो तुम ये कह के आ रहे हो। और इसमें मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा ये बात कहने के लिए कि आपको जो कांड करना है कांड करो। ये बताओ, टोपी पहन के शराब पिएगा? वो टोपी पहन के शराब नहीं पिएगा, लेकिन टोपी पहन के बम मार देगा किसी इंसान को। टोपी पहन के वो कोई गलत सलत काम नहीं करेगा वहां पर, समझा कि नहीं आएगा, लेकिन बम गोली मार देगा, नाली साफ करेगा वो पहन के नहीं, लेकिन गोली मारने के टाइम को बोलेगा अल्लाह अकबर। तो मुसलमानों को बस ये टारगेटेड है, एक लॉन्ग टर्म विजन है कि बदनाम कर दो। जब ये बदनाम होंगे, बाकी यहाँ पे जो लोग हैं इनको सब मतलब कहेंगे कि भाई तुम लोग ऐसा काहे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है यहाँ पर, तो इन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। तब हम इनके मसीहा बन के आएंगे कि देखो तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। अरे बाबू, जिस दिन दुनिया से पाकिस्तान खत्म हो गया, मुसलमान सर उठा के जीने लगेगा, पूरी दुनिया में कोई उनको शक की नजर से नहीं। यही चोट्टा है यहाँ पर जिसने अकेले पूरा बदनाम करके रख दिया यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं इन लोगों का उपाय है जेसीबी, लाइन से जेसीबी बनाओ, 2-3 हजार जेसीबी, सबको समेट के अरब सागर में ढकेल दो यहाँ पर, समझा कि नहीं? जेसीबी जहां चाहे बुला लो, जेसीबी जहां चाहे बुला लो। आगे बढ़े। आप सब लोग का सामूहिक ये जिम्मेदारी बनता है, ढकेल के गिरा दिया जाएगा जेसीबी से यहाँ पर, ठीक है? और आप खुद से सोच के देखिएगा, भारत में लोगों को बदनाम कर दिया यहाँ पे। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदमी का कितना बड़ा योगदान है भारत को, लेकिन अब्दुल कलाम की जगह यहाँ भेज दिया अजमल कसाब को। बताइए, अब्दुल कलाम और अजमल कसाब, एक और अब्दुल कलाम जैसे लोग इतना महान काम कर रहे हैं कि लोगों को लगेगा ये कितने अच्छे हैं, एक और ये कर रहा है अजमल कसाब, चोट्टा कहीं का। हाँ, अरे हम इसलिए अरब सागर में ढकेल रहे हैं, हम लोग तो अरब सागर में ढकेल देंगे उनको, और हम लोगों को शांति मिलेगी। और आने वाली पीढ़ी में जिनको हम ढकेले हैं वो पेट्रोल बन चुके रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को गैस और पेट्रोलियम मिलेगा। तो दूर तक समझो, दूर तक। सुभान अल्लाह सर, एकदम, हाँ आमीन, एकदम आमीन। यहाँ पर आमीन का मतलब समझते हो? मतलब एक होता है ना अनुवादक, अनुमोदक, एक प्रस्तावक, वही मतलब ऐसा ही हो। जैसे कोई कहा ना कि काश मतलब ऐसा हो जाता, सारे लोग खुशहाल हो, बीमारियां किसी को ना हो, तो पीछे से बाकी लोग बोलेंगे आमीन, मतलब हम भी यही चाहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही, हाँ हाँ एकदम ऐसा ही हो, उसी चीज को बोल रहे हैं यहाँ पर। गैस पेट्रोलियम अच्छा होगा, लेकिन उस ससुरा जो पाकिस्तानियों से गैस भी बनेगा ना, जो पेट्रोलियम भी बनेगा ना, वो ससुरा जहां तहां ब्लास्ट कर जाएगा, जहां तहां ब्लास्ट कर जाएगा। इंशाअल्लाह सर जरूर होगा, हाँ हाँ एकदम 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 यहाँ पे होगा, एकदम
यहाँ पर। और आप सब लोग की जिम्मेदारी बनती है इस चीज को करना, खास करके मुस्लिम लोगों को इस चीज में, क्योंकि आपको बिना मतलब, अभी बताओ बाबू, खुद से सोच के देखो, बिना मतलब की चीजों को आप जब अच्छा काम कर रहे हो तब बोलो ना कि अल्लाह की मर्जी है, समझ गए? गलत काम में क्यों बोल देते हो उनकी मर्जी है? हमें दिमाग दे दिया गया है ना, अब दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने दिमाग सबको दिया है, आप अपने दिमाग का यूज करो यहाँ पर, समझ रहे? अच्छा काम करो, उसके बाद तो आपने कोई कुरान, आपने कोई कोरोना की बेहतरीन दवा निकाल दे, कोई कैंसर की दवा निकाल दे, कोई जितना आप आज देखिए हेपेटाइटिस की बीमारी फैल रही है, शुगर कैपिटल हो गया है भारत में, उसमें आप दवा बनाइए और टोपी पहन लीजिए, दाढ़ी रख लीजिए और कहिए खुदा की मर्जी से हमने दवा बना दी, अच्छी बात है। अब तुम यार कहीं बम मार दोगे अल्लाह अकबर बोल के, इससे पूरा एक मजहब, एक पूरा धर्म बर्बाद होता है यहाँ पर। अच्छे काम को करो और वहां बताओ कि आप किस कम्युनिटी को, कोई दिक्कत नहीं, सारी समाज तुम्हारे साथ होगी यहाँ पर। एक जीव अजीब काम करेगा सब यहाँ पर। पाकिस्तान में किसी का इंटरव्यू सुनोगे, वो ससुराल में 8-9 को ब्याह करेगा, कहेगा ऊपर वाले की मर्जी, ये तो सरासर बेवकूफी दिख रही है ना। आपका मन है 8-10 बीमारियों का दवा खोज लो और कहो कि ऊपर अल्लाह की मर्जी है, खुदा की मर्जी है, सारी दुनिया आपको अच्छे से मानेगी यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, याद रखिएगा, किसी भी धर्म में या किसी भी स्कूल में अगर बर्बाद करना है किसी धर्म को या किसी स्कूल को बर्बाद करना है, तो उसमें बकलोलों को भेज दीजिए। बकलोल विद्यार्थी स्कूल डुबाएगा, बकलोल आदमी उस धर्म को डुबाएगा यहाँ पर, अंड बंड कुछ बोल के चल जाएगा जिसका कोई मतलब। आज देखो, अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, आप बताओ अब्दुल कलाम से उनकी कम्युनिटी का कितना नाम होता है, स्वामी विवेकानंद से कितना नाम होता है, भीमराव अम्बेडकर साहब से कितना नाम होता है। अब सोचो कि ये जिन तीनों लोग जिस विचारधारा के थे, वैसे अगर उसी विचारधारा के और लोग आ जाएंगे तो कितना भलाई होगा यहाँ पे। इसलिए कभी भी याद रखिएगा कि बकलोलों को कंट्रोल करना जरूरी है। बकलोलों चारों ओर चले जाते हैं। हम बिहार वालों के साथ क्या हुआ, हमारे यहाँ जो भी अच्छे लोग हैं वो अच्छे से अपने बिजनेस में लगे हैं, कहीं काम में लगे हैं, बकलोलवा है सुनो, वो जहां तहां जाके लड़ाई कर लिया, सब बदनाम हो गए हम लोग यहाँ पर। तो बदनामी से बचने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो आप लोग ये समझ में आ गया आप लोग को, वेवला की योजना, ये क्या नाम है, शिमला सम्मेलन विफल हो गया क्योंकि जिद पर अड़ गया था जिन्ना। जिन्ना के जिद के कारण शिमला सम्मेलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जिन्ना के जिद के कारण शिमला सम्मेलन क्या हो गया बाबू, समाप्त हो गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल करेंगे, ठीक है।